गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो हमारे टॉपिक्स थे वो थे मानव भूगोल। और मानव भूगोल के अंदर हमने सबसे पहले मानव भूगोल का परिचय, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति और मानव भूगोल के विषय वस्तु के विषय में कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्रकृतिकरण से अर्थ है मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढालने से। और जब मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है उसे कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण। जब मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है, जैसे गर्मी है, सर्दी है, वर्षा है, इसके अनुसार जब वो अपने कपड़े पहनता है, अपना खाना खाता है, उसी प्रकार की कृषि करता है, उसी प्रकार के आर्थिक क्रियाएं करता है, जैसी प्रकृति होती है वैसा ही वो कार्य करता है, तो उसे कहते हैं मानव का प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना, उसे प्रकृतिकरण कहते हैं। और जब मानव प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल लेता है तो उसे कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण। जैसे मनुष्य के पास बहुत सारे संसाधन होते हैं जो प्रकृति के द्वारा मिलते हैं, जैसे मिट्टी है, जल है, पर्वत, पठार, मैदान, ऐसे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो मानव के पास होते हैं। और मानव इन संसाधनों का उपयोग करके अपने लिए बहुत सारी चीज़ें बनाता है, जैसे उद्योग लगाता है, मैदानों के ऊपर कृषि करता है, पठारों के ऊपर के अंदर से खनिज पदार्थ निकालता है। इस तरह से जो जो चीज़ें वो बनाता है, जैसे रेलों का जाल बनाता है, सड़कें बनाता है, घर बनाता है, कई प्रकार के उद्योग लगाता है, तो ये प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके करता है, तो उसे कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्रकृतिकरण, जब जैसी प्रकृति होती है वैसे ही वो कृषि करता है, वैसा ही वो रहन सहन करता है, तो उसे हम कहेंगे मानव का प्रकृतिकरण। दो तरह की यहाँ पे बातें आती हैं, इन्हीं के आधार पर हम, जैसे हम शुरू से लेकर अब तक देख सकते हैं, इतिहास में हमें पता है जब पहले मानव का विकास हुआ था तो मानव आदि मानव के रूप में रहता था, उसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, वो वैसा ही जीवन व्यतीत करता था, एक सिंपल, जैसे उसे कुछ नॉलेज नहीं थी, वो जैसे जंगलों में रहता था, कच्चा खाना खाता था, खाना पकाना भी उसे नहीं आता था, अपने लिए वस्त्र भी नहीं वो पहनता था, उसे किसी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं थी, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, उसे इन चीज़ों का कुछ नहीं ज्ञान था कि उसे अपने आप को बचाना कैसे है, उसे भोजन को पका के खाना है, इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मानव का ज्ञान बढ़ा और उसने क्या किया, आग का आविष्कार किया, आग के आविष्कार के साथ साथ उसने खाना पकाना शुरू किया, उसके ज्ञान में वृद्धि हुई, तो धीरे धीरे और तकनीकी विकास के साथ साथ उसने बहुत सारी चीज़ों पर अपना काबू कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया, जैसे बहुत सारी मशीनें बनाई गई, उद्योग लगाए गए, कई प्रकार की दवाइयाँ बनाई गई, मृत्यु दर पे कम कंट्रोल किया गया, और इस तरह से अपने इधर उधर जाने के लिए उसने कई प्रकार के वाहन बनाए अपने समय को बचाने के लिए। ये सारा जो था तकनीकी विकास के साथ साथ उसने अपने अंदर जो चेंज लेकर आया है वो सारा कुछ मनुष्य के ज्ञान के साथ हुआ है। इस तरह से मानव ने प्रकृति का इस्तेमाल किया है, प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया है। लेकिन अभी भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मनुष्य, जो मानव है, वो प्रकृति को नहीं चेंज कर पाता, बल्कि अपने आप को प्रकृति के अनुसार बदल लेता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मानव जो है वो ना तो प्रकृति का दास है, ना ही पूरी तरह से उसका विजेता है, क्योंकि उसने कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर अपने आप को ढाला है प्रकृति के अनुसार। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा पड़ती है वहाँ पर उसी प्रकार की कृषि की जाती है जहाँ वो जो ज़्यादा पानी मांगती है। जैसे हम चावल की कृषि वहाँ करते हैं जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, और जहाँ पर सूखा पड़ता है वहाँ मोटे अनाज की कृषि की जाती है, क्योंकि उसके लिए जल कम चाहिए होता है। तो इस तरह से प्रकृति के अनुसार मानव ने अपने आप को ढाल लिया है और उसी तरह का कार्य किया है, उसी तरह की आर्थिक क्रियाएँ की हैं, उसका रहन सहन, पहरावा, उसका खाना, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसा वहाँ प्रकृति है। तो जो प्रकृति के अनुसार रहने वाला जीवन होता है और प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला जीवन होता है, इसको अलग अलग विचारधाराओं के साथ हमने यहाँ पर पढ़ना है।
मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढालने को मानव का प्रकृतिकरण कहते हैं, और जब मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है उसे प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो हमारे इसी के आधार पर 3 विचारधाराएं हैं जो मानव भूगोल की 3 प्रमुख विचारधाराएं कहलाती हैं, जिसमें एक है पर्यावरण निश्चयवाद, दूसरा है संभववाद, तीसरा नव निश्चयवाद। जो पर्यावरण निश्चयवाद है उसमें प्रकृति की शक्ति की प्रधानता होती है, यानी जो भी चीज़ें प्रकृति में हो रही हैं उसी को फाइनल माना जाता है, उसी को कहा जाता है कि उसी के अनुसार मनुष्य ने अपने आप को ढालना है। जिस बात को हमने पहले प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण इस तरह से 2 तरह पढ़ा है। और यहाँ पर जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद, उसमें प्रकृति की शक्ति की प्रधानता है, जैसा जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पति मानव के समस्त क्रियाकलाप और जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं। जो जलवायु होगी, जैसी जलवायु होगी मनुष्य वैसा ही रहना शुरू कर जाएगा, वैसे ही वो वस्त्र पहनेगा, वैसे ही आर्थिक क्रियाएं करेगा और वैसे ही वो खाना खाएगा, उसका पहरावा भी वैसा ही होगा। जैसे हम एग्जांपल रहते हैं कि पर्वतों पे रहने वाले लोग, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए उनके कपड़े भी वैसे होते हैं ठंड से बचाने के लिए। और वहाँ का जो उद्योग होगा वो क्या करेंगे, आर्थिक क्रियाएं कौन सी करेंगे, ऊनी वस्त्र उद्योग वहाँ पर लगेगा, लोग भेड़ें चराएंगे, वैसे ही पशुपालन करेंगे जैसा वहाँ पर होगा। और सीढ़ीदार कृषि करेंगे क्योंकि, या फिर चाय की कृषि करेंगे क्योंकि वहाँ का जो जलवायु है, वहाँ का जो उच्चावच है उसी तरह की कृषि के लिए उपयुक्त है। इसी तरह से वहाँ की जो प्रकृति वनस्पति है, अगर वहाँ पर प्रकृति वनस्पति कैसी होती है, कोनदारी वन पाए जाते हैं, घने वन पाए जाते हैं, तो मनुष्य क्रियाकलाप और जीवन शैली वैसी ही हो जाएगी जैसे वहाँ का जलवायु होगा, जैसे वहाँ पर उच्चावच होगी, प्राकृतिक वनस्पति जैसी होगी, वैसे ही पर्वतों पे रहने वाले लोग वही कार्य करेंगे जैसा वहाँ पर जलवायु का और तापमान का होगा। और इसी तरह से जो मनुष्य मैदानी भागों में रहते हैं वो ज़्यादातर कृषि करते हैं। जैसे हम भारत में भी देख सकते हैं, उत्तरी भारत में क्या होता है, मैदानी भाग है, वहाँ पर समतल भूमि होने के साथ साथ उपजाऊ भूमि है। यहाँ के अधिकतर लोग क्या करते हैं, कृषि पर आधारित हैं। और यहाँ पर समतल भूमि है, जनसंख्या भी ज़्यादा पाई जाती है, इसके साथ साथ नदियाँ बहुत हैं यहाँ पर, इसलिए सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हैं। और मैदानी भागों में कृषि का कार्य भी ज़्यादा अच्छी तरह से होता है, साथ साथ उद्योग भी। और इसी वजह से यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पर रहने की सभी सुविधाएं हैं। क्योंकि जैसी जलवायु है वैसा ही मनुष्य क्रियाकलाप करता है, उसकी जीवन शैली वैसे ही नियंत्रित हो जाती है। जहाँ पर सूखा पड़ता है, राजस्थान है, मरुस्थलीय भाग हैं देश में, या फिर कोई पूरे विश्व में हम बात कर सकते हैं, जहाँ जहाँ मरुस्थलीय भाग पाए जाते हैं वहाँ पर मनुष्य कम रहता है क्योंकि वहाँ पर रहने की सभी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। तो जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है वो क्या है, प्रकृति की शक्ति की प्रधानता होती है, मनुष्य प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालता है। और इसके बाद है नेक्स्ट जो हमारी विचारधारा है वो है संभववाद। संभववाद क्या होता है, जब प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों को इच्छा अनुसार उपयोग कर सके मनुष्य की शक्ति की प्रधानता होती है क्योंकि मनुष्य की इच्छा है उसे इस्तेमाल करने की, उसे उपयोग करने की, वो उसी आधार पर अपने आप उन संसाधनों को इस्तेमाल करता है और उसे कहते हैं संभववाद। क्योंकि इसका नाम संभववाद इसलिए रखा गया है क्योंकि मनुष्य ने कहा है कि सब कुछ संभव है, जितने भी संसाधन इस प्रकृति में पाए जाते हैं उनका इस्तेमाल करना, उपयोग करना अपने इच्छा अनुसार वो संभव है, इसीलिए वो प्रकृति के सभी संसाधनों का इस्तेमाल करता है। इसके जो जनक हैं वो विडाल डी ला ब्लाश है। इन्होंने जो मानव भूगोल है इसके अध्ययन के लिए इसी विचारधारा को उपयुक्त माना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नवनिश्चयवाद। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि नवनिश्चयवाद नई विचारधारा है। ये प्रकृति नियमों का अनुपालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त करती हैं। ये मध्य मार्गी अवधारणा है। इस अवधारणा के अनुसार क्या है कि अगर प्रकृति के नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं
अगर ये कहा जा सकता है कि मनुष्य ये चाहे कि जो जो चीज़ें प्रकृति में इजीली अवेलेबल होती हैं और उस पर प्रकृति के कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, तो वहाँ पर वो आराम से उसे इस्तेमाल कर सकता है और उन पे विजय प्राप्त कर सकता है। जैसे हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि कहीं सड़क पे हम जाते हैं, सड़क के ऊपर हमें 3 बत्तियां दिखाई देती हैं। जैसे लाल बत्ती जो होती है वो कहती है रुको, और जो पीली बत्ती है वो हमें तैयार होने का संकेत देती है, और हरी बत्ती कहती है चलो। तो ये जो 3 बत्तियां हैं ये हमें ये बताती हैं कि रुको और फिर जाओ, इसके बारे में कहती हैं। और इसी तरह से यही नियम जो नव निश्चयवादी हैं वो इसी नियम का पालन करते हैं। वो कहते हैं कि पहले देखो कि प्रकृति में जो संसाधन है वो पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि तो नहीं पहुंचा रहे, और अगर वो हानि पहुंचा रहे हैं तो उसको मत इस्तेमाल करो, उसका मत यूज़ करो। अगर उन संसाधनों का इस्तेमाल करके पर्यावरण को कोई भी हानि नहीं हो सकती है तो उसे हम संभवतः उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती है तो उससे हम विकास कर सकते हैं, आर्थिक व्यवस्थाओं को अच्छे से चला सकते हैं। जैसे कि कई प्रकार के पर्यावरण का यूज़ किया जाता है आजकल, जो जैसे हम कह सकते हैं संभववादियों ने कहा है कि सब कुछ पॉसिबल है, जितने भी संसाधन प्रकृति में पाए जाते हैं उन सब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इससे क्या होता है, प्रकृति को बहुत सारा नुकसान भी पहुंच सकता है, जैसे हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत का अवक्षय और भूमंडलीय तापन है, पीछे हटती हिम नदियाँ हैं। इसी तरह से जो भूमि का निचाव है, भूमि नीचे धंसती जा रही है। इस तरह बहुत सारे ऐसे नुकसान हैं जो संभववाद के साथ हो सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति को बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करेंगे तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर हम नवनिश्चयवादी संकल्पना के अनुसार एक संतुलन बनाने का प्रयास करें तो उससे क्या होगा, पहले रुको और फिर चलो। उससे क्या होगा कि पहले समझेंगे कि इसके साथ हमारी प्रकृति को कोई नुकसान तो नहीं है, उसी के साथ हम इनको इस्तेमाल करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का, और ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल करने से रुकेंगे और उतना ही इस्तेमाल करेंगे जितना कि प्रकृति के लिए अच्छा है। यहाँ तक का जो हमने लेसन पढ़ा है, इस लेसन में हमने क्या पढ़ा है, एक तो मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, इसके विषय में पढ़ा है कि किस तरह से मनुष्य प्रकृति का इस्तेमाल करता है और उसके साथ साथ मनुष्य कैसे प्रकृति के अनुसार ढलता है और वही कार्य करता है जो प्रकृति उसे कहती है। और इसके साथ हमने इसी पर आधारित 3 विचारधाराएं पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहली विचारधारा क्या है, वो है पर्यावरणीय निश्चयवाद, जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से पर्यावरणीय निश्चयवाद में प्रकृति जो है मनुष्य के ऊपर हावी होती है, मनुष्य वही कार्य करता है जो प्रकृति कहती है, मनुष्य एक तरह से प्रकृति का दास बन गया। ये एक तरह से पुरानी विचारधारा है। और उसके बाद है संभववाद। संभववाद क्या होता है, संभववाद में मनुष्य पूरी तरह से प्रकृति को नुकसान भी देता है और पूरी तरह से मनुष्य जहाँ तक उसकी इच्छा होती है प्रकृति का इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति को नुकसान भी देता है। लेकिन जो बीच की है, मध्य मार्गी विचारधारा है हमारी, वो है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद में हमने क्या देखा है, रुको और चलो, इसके बारे में पढ़ा है। रुको और जाओ निश्चयवाद इसको नाम दिया गया है। इसके अंदर इसलिए क्या गया, क्योंकि पहले रुको, समझो कि कहीं जो आप संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रकृति को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। अगर पहुंचा रहे हैं तो उसे मत इस्तेमाल करो। अगर वो प्रकृति को नुकसान नहीं दे रहे हैं तो उसके साथ हम अपनी अर्थव्यवस्था का विकास कर सकते हैं, उन संसाधनों का यूज़ कर सकते हैं। और ये एक तरह से जो हमारी मध्य मार्गी विचारधारा है वो सबसे अच्छी है, इसे नवनिश्चयवाद भी कहा गया है, जो नया है हमारे लिए। इसके बाद हम जो कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो है मानव भूगोल की अवस्थाएं। किस तरह से मानव भूगोल की अलग अलग अवस्थाएं आई जिससे मानव ने विकास करके प्रकृति का विकास किया है। वो पुराने समय से लेकर जब मानव आदि मानव था तब से लेकर अब तक क्या विकास हुआ है प्रकृति के, ये सारी अवधारणाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, ये हमारा टॉपिक कल रहेगा। और आज तक जो हमारा टॉपिक था इसके अंदर आपका ये क्वेश्चन आएगा, क्या मानव प्रकृति का दास है या विजेता।
एक क्वेश्चन ये है इसके अंदर। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो मानव भूगोल है उसकी कौन कौन सी विचारधाराएं हैं उसके विषय में बताएं। अब हमारा यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।